जिसको समझ में आए जैसी वो जुबान रखते हैं वैसी। जमाना जिनको प्यार से क्या कहता है, असदुद्दीन ओवैसी। इतना ठंडा रिस्पांस आपकी तरफ से। असदुद्दीन ओवैसी जो पार्लियामेंट में खड़े होते हैं तो अकेले अपने दम पर तूफान रखने का लाने का मादा रखते हैं, जिनको आप बड़ी शिद्दत से सुनना चाहते हैं ये भी मैं जानता हूं, लेकिन रिस्पांस मुझको थोड़ा सा ऐसा आप दीजिए कि उनसे बात करने में आनंद हो। एक बार जोरदार तालियां असदुद्दीन ओवैसी के लिए। असद साहब, आज ये है टॉपिक। पहले तो बहुत स्वागत है आपका। आप ईद गुजर जाने के बाद भी व्रत रखते हैं, ये हमें पता चला। अभी भी आपका व्रत चल रहा है शव्वाल के महीने में, और ईद के बाद 6 दिन शायद आपका व्रत रहता है। तो व्रत में और इतनी मसरूफियत में आप यहाँ आए, इसके लिए आपका बड़ा शुक्रिया। भाईजान का हिंदुस्तान, इसकी बात हो रही है, तो भाईजान का हिंदुस्तान जब हम कहते हैं तो कौन सा हिंदुस्तान, संविधान वाला या सियासत वाला? पहले तो यह है कि संविधान में भाईजान का लफ्ज़ तो लिखा हुआ नहीं है, ये आपकी इजाद है, आपने इन्वेंट किया है इसको, तो ये कहना गलत है। ज़ाहिर है हिंदुस्तान के जब हम सांसद बने हैं 5वीं मर्तबा, तो हर एमपी को भारत के संविधान पर ओथ लेना पड़ता, तो मैंने अल्लाह के नाम पर ओथ लिया है। तो संविधान के तहत ही तो देश चलेगा, किसी की मनमानी से तो नहीं चलना चाहिए जो आजकल चल रहा है। लेकिन हम परंपराओं से हटकर भी कई काम कर देते हैं। फिलिस्तीन की बात भी बोल आते हैं शपथ लेते हुए। हाँ, जब तक कोई रूल नहीं बना था, मेरे फ़लस्तीन जिंदाबाद के नारे के बाद स्पीकर साहब ने एक रूल बना दिया कि अब जिस किसी को भी ओथ लेना है तो उसको ये फॉर्मेट के तहत ओथ लेना पड़ेगा। मगर उस दिन आप ये नहीं देखे कि लोग दूसरे पार्टी के लोग किस तरह ओथ ले रहे थे, क्या क्या नारे लगा रहे थे, तो उसको सब भूल गए। और आप हम पे ज़्यादा नज़र करम आप लोगों की रहती है, तो बहुत अच्छा है। तो ये भाईजान का हिंदुस्तान जब हम कहते हैं तो ये एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकसित भारत, उनका विजन। भाईजान का हिंदुस्तान कैसा है उनकी निगाह में? कैसा हिंदुस्तान है, कैसा होना चाहिए? नहीं, हिंदुस्तान भारत जो है वो तो इस देश का कोई रिलीजन नहीं है। नरेंद्र मोदी की सरकार कहती है कि इस देश का एक ही रिलीजन है। आइडियोलॉजी तो होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन। बीजेपी कहती है कि हिंदुत्व हमारी आइडियोलॉजी है, हम तो उसके खिलाफ हैं, जो एक्सक्लूसिव है, इंक्लूसिव नहीं है। तो फ़र्क यही है हम में और जो आज सरकार में है, जो रूलिंग पार्टी है या जो भी है। तो आज वो लोग उसको नेशनलिज्म को आप हिंदू नेशनलिज्म बना दिए, नेशनलिज्म को आप नेशनलिज्म नहीं रख सके। तो हर चीज़ आप देख रहे हैं कि कोई जाकर ईद भी नहीं मना सकता दिल्ली के उत्तम नगर में। खून की होली खेली जाएंगी मुसलमानों से कहा गया, और दिल्ली में हुकूमत लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है? एमएचए के पास है। तो ये फ़र्क है हम में और दूसरों में। नहीं, लेकिन उधर तो नाम में ही भारतीय जनता पार्टी है और आपकी पार्टी के नाम में मुस्लिमीन है। नहीं, मगर आप ये नहीं देखते कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी बनती है तो उसको इलेक्शन कमीशन के पास लिख कर देना पड़ता है कि वो भारत के संविधान पर उनको अटूट भरोसा है। आप ये भूल जाते कि शिवसेना हो गई, एनसीपी हो गई, बीआरएस है, अकाली दल है, ऐसे कई पार्टियां हैं। मगर इलेक्शन कमीशन में पार्टी के रजिस्ट्रेशन के लिए जो फॉर्मेट है वो ये है कि भारत के संविधान पे आपको अटूट भरोसा रखना पड़ेगा। क्या आपका मतलब, जब आप बात करते हैं हिंदुस्तान की, तो आपका झुकाव मुसलमानों की तरफ ज्यादा होता है? क्योंकि परसेप्शन यही है। नहीं, भारत में मुसलमान कोई मार्स से तो नहीं आए ना। नहीं, लेकिन नहीं नहीं, एक तरफ चांद पड़ला से क्यों झुका नहीं रहे? नहीं नहीं, सुनिए बराबरी सुनिए। का क्यों ना रहे? नहीं नहीं, चांद से तो नहीं आए, इसी जमीन के हैं। मैं तो कह रहा हूं कि आप और हम डीएनए कराते हैं, मेरा डीएनए आपसे ज्यादा निकलेगा भारत के लिए, बता रहा हूं आपको। आप भारत करा वाले जीन सीक्वेंसिंग भी देख लिया है क्या हाँ, आपने? देख ले, करा देंगे, जेनेटिक टेस्ट करा लेंगे। तो ये जो बोलना कि भारत ये, भारत का वैसा, और ये जो भारत तो सबका है ना।
आज जो लोग हमको भारत से मोहब्बत सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो सन 57 की जंग आज़ादी में कहीं पर नजर नहीं आए। आज जो हमसे पूछ रहे हैं वफादारी का सर्टिफिकेट, काला पानी की सज़ा में तो सबसे पहले अगर कोई काला पानी की सज़ा में गया तो हैदराबाद से मौलवी इस्माइल थे, सबसे पहला आदमी, वहीं पर उनकी मौत हो गई। तो ये तो अब सत्ता में रहकर आप सबसे सर्टिफिकेट का मुतालबा कर रहे हैं, तो वो अलग बात है। नहीं, पूरी दुनिया में जब भारत को एक उभरती हुई ताकत के तौर पर देखा जा रहा है, एक ग्रोइंग पावर जिसका सब एहतराम कर रहे हैं, वैसे में आप कई बार भारत के अंदर लोकतंत्र पर भी सवाल खड़े कर देते हैं, अल्पसंख्यकों की स्थिति पर भी सवाल खड़े कर देते हैं। जमीनी हकीकत क्या है? वो छवि जो भारत की दुनिया भर में बन रही है या जिसका जिक्र आप करते हैं वो? तो पहले आपका सवाल में दो पार्ट हैं। पहला पार्ट का जवाब देता हूं। अमेरिका का डिप्टी सेक्रेटरी भारत में आके बोलता है कि हम भारत को चाइना की तरह उठने नहीं देंगे। कौन है भाई गोरी चमड़ी वाला जो भारत में आकर बोलता उठने नहीं देंगे? उसके बाप का भारत है जो यहां पर आकर बोलकर चला गया और हम लोग कुछ बोल नहीं सके उसके बारे में। हम भीख मांग रहे हैं अमेरिका से कि हमको 30 दिन का वेवर दे दो, हम ऑयल खरीदेंगे। ये भारत है जिसकी आप बात कर रहे हैं। ईरान में गड़बड़ हो गई तो आपने कह दिया कि ठीक है अब आप खरीद लो रशिया से ऑयल। कौन है भाई वो बोलने वाला हमको हम रशिया से ऑयल खरीद लें? आप बताइए कि कहाँ गया हमारी गीरत, हमारा हमियत, कहाँ गई सब चीज़ें? ये इस पर कोई ने कुछ नहीं बोलता। हम पाँच दिन के बाद ईरान पे हमला हुआ, 5 दिन के बाद हम लोग जाकर कंडोलेंस देते हैं। आज हम ईरान से बोल रहे हैं कि भाई हमारे 2 शिप 3 शिप छोड़ दो। पाकिस्तान, बांग्लादेश, जापान, चाइना को तो डायरेक्ट उनके कश्ती निकल जा रही है, हमारी नहीं निकल रही है। शायद होगा एक 4-5 दिन के अंदर। ट्रंप हमको बोल दिया 2018 में ईरान से ऑयल मत लो। आपको मालूम यूको बैंक में 60,000 करोड़ हमने जमा करवाए थे। ईरान से हम ऑयल ले रहे थे और ईरान यहां से पैसों को लेकर नहीं जा रहा था, यहां से सामान खरीदकर भारत से लेकर जा रहा था। आज हम वो भी नहीं, हमने ट्रंप बोला गोरी चमड़ी वाला कि हम, ट्रंप ने कह दिया कि आप मत खरीदो रशिया से, हम नहीं खरीदेंगे। ट्रंप ने कह दिया खरीद लो, हम खरीद लेंगे। नुकसान किसको हो रहा है? आज आप देख लीजिए, आज हम बासमती चावल हमारा पोर्ट में अटका हुआ है। फ्रूट जो जाते थे रमजान में गल्फ को, वो नहीं जा पा रहे हैं। आज हमारी कश्तियों को अफ्रीका से जाना पड़ रहा है, इंश्योरेंस उनका बढ़ गया है। तो फिर आप बताइए फिर कैसे होगा ये? और तो दूसरी बात, अब आपका सवाल का दूसरा हिस्सा, मेरे को एक बात बताइए, उत्तम नगर में क्या मुसलमानों को ईद मनाने के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ता है? उत्तम नगर में आप घटनाओं का सामान्यीकरण नहीं करते। सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए। दूसरी बात, आपने बात की वहां पर कश्ती में बच्चों ने रोजा खोला। एक वीडियो तो दिखा दीजिए टीवी 9 पर कि उन्होंने हड्डी डाली है पानी में। और कौन सा कानून है जो कहता है कि खाना नहीं खाना? और जो पूरा सूरज आकर गंगा में गिर रहा है उस पर आपके मजहबी जज्बात को तकलीफ नहीं होती? अच्छा, मेरे मजहबी जज्बात क्या होगा? मैं भी रोजा रहता हूं। क्या मैं कह रहा हूं कि सबसे कुछ खाना मत खाओ, कुछ पानी मत पियो क्योंकि मेरी आस्था है? मैं तो ये नहीं कह रहा हूं ना किसी से। नहीं, लेकिन आपने पहले दो चीजों को, नहीं सुनिए, आपको तो पहले बोलना नहीं चाहिए था कि मैं ये सब कर रहा हूं, पर आपने बोल दिया। मगर मैं आपसे तो नहीं कह सकता ना कि सर आप जब तक आप मेरे सामने पानी मत पीजिए। ये कौन सा ऐसा माहौल बना दिया जा रहा है कि आपकी आस्था इंपॉर्टेंट है, मेरी नहीं है? नहीं, आपने 2 चीजें अच्छा, और एक चीज सुन लीजिए, ये कौन सा पुलिस का इंस्पेक्टर है जो कहता है कि जिसको ईरान जाना ईरान चले जाओ? सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि उनकी बेटी की दोस्त मुसलमान थी, उसको घर नहीं मिलता है। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा उनकी बेटी की दोस्त मुसलमान है, उसको घर नहीं मिलता है। आप उठाकर देख लीजिए, यही तो सब हो रहा है ना। तो आप दुनिया भर अच्छा, में, फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहती है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी में आप नमाज पढ़ सकते, क्या आप किसी और धर्म के लोगों को रोक सकते? ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा। इन शॉर्ट ये बता रहा हूं कि ये हाल देश का है।